आइए सर, हम आपके बुक के कस्टम की 5th एडिशन की बुक जो दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है उसके पेज नंबर 1.16 पे है, राइट सर। सेक्शन 47 में एक छोटी सी अमेंडमेंट्स आपको ऐड करनी है अपने एग्जाम्स के लिए, वो मैंने यहाँ मेंशन की हुई है अपने कस्टम की अमेंडमेंट की बुकलेट के पेज नंबर 2 पे। ये जो बुकलेट अभी आप मेरे सामने देख रहे हो ये कस्टम की अमेंडमेंट बुकलेट है दिसंबर 2021 एग्जामिनी, ठीक। इसके पेज नंबर 2 पर मैंने मेंशन की हुई है कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो सेक्शन 47 के लिए रेलेवेंट है। पेज नंबर 1.16 कस्टम की मेन बुक, यहां कुछ बातें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं जो आपकी मेन बुक में नहीं है। और कुछ बातें मतलब क्या, एक वर्ड, एक एंटिटी का नाम सर, ऑथराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग वर्ड आपकी मेन बुक में नहीं है और इसको मैंने अमेंडमेंट की बुकलेट में यहां मेंशन कर रखा है, बस दैट्स इट। आपको पहले मेन बुक में मैं थोड़ा यहां याद दिला दूं सर। पेज नंबर 1.16 सेक्शन 47 में नॉर्मली क्या, क्लियरेंस ऑफ गुड्स, आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, प्रोसेस होता है, उसके बाद आप ड्यूटी पे करते हैं और फिर ड्यूटी पेमेंट का प्रूफ आप दिखाते हैं तो कस्टोडियन आपका गुड्स रिलीज करता है और आप होम कंजम्पशन के लिए गुड्स को रिलीज कर लेते हैं। वहीं पर कुछ लोगों को ऑप्शन है डेफर्ड पेमेंट का। क्लास में पढ़ाते समय मैंने आपको बोला था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है डेफर्ड पेमेंट वाला, जिसके लिए अपने पास पेज नंबर 1.17 पे प्रॉपर ये डेटा दे रखा है कि डेफर्ड पेमेंट में कौन सी बिल ऑफ एंट्री का पेमेंट कब तक करना है। नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि गुड्स को अगर वेयर हाउस में ले जाते हैं तो पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुड्स का क्लियरेंस करवाते हैं होम कंजम्पशन के लिए तो पेमेंट करने की जरूरत होती है और उसके बाद ही गुड्स क्लियर होता है। लेकिन ये जो डेफर्ड पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी का ऑप्शन दिया हुआ है रूल्स के थ्रू, और ये जो डेट का रेंज दे रखे हैं, इसमें क्या होता है, आप गुड्स का क्लियरेंस ले लेते हो, पेमेंट बाद में करते हो। और क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है ये सारा पेज नंबर 1.17 पे। और मैंने बोला आपको कुछ करो ना करो इस क्वेश्चन की तैयारी जरूर कर लेना। पेज नंबर 1.18 पे ये जो एक क्वेश्चन है डेफर्ड पेमेंट से रिलेटेड, क्लियर फर्स्ट पे लेटर के ये जो कॉन्सेप्ट है 1 2 3 4, ये जो 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और अब तो ऑनलाइन एग्जाम्स हैं सर। ऑनलाइन एग्जाम्स में इंस्टीट्यूट बोल रही है थोड़ा थोड़ा लिखना है, पार्ट पार्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, तो भैया पार्ट पार्ट में क्वेश्चंस है और थोड़ा थोड़ा लिखना है, ठीक। बस आपको आंसर में एक एंटिटी का नाम बढ़ाना है। आपके पास नोट्स में पहले से मेंशन है कि जो ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर है टायर 2 और टायर 3 कैटेगरी वाले लोग, उनको डेफर्ड पेमेंट का ऑप्शन है। इसके साथ एक नाम आपको और बढ़ा देना है पेज नंबर 1.18 के सॉल्यूशन में भी, ठीक। और आपका पेज नंबर 1.16 में यहां पर आपको वो नाम और ऐड कर देना है, ठीक। अब अमेंडमेंट के नोट्स में कुछ भी नया नहीं है सर, ये एक पेज में कुछ भी नया नहीं है। पेज नंबर 2 में सर सेक्शन 47 ये सब तो आपको क्लास में पढ़ा रखा है, सिर्फ एक नाम आपको ऐड करना है कि डेफर्ड ड्यूटी पेमेंट का ऑप्शन इस ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर को तो मिल ही रहा था टायर 2 टायर 3 को, उसके अलावा और किसको मिल रहा है, ऑथराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग को भी। वो पब्लिक अंडरटेकिंग जो अप्रूव्ड है किससे, डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल कस्टम्स अंडर सीबीआईसी से, उसको हम लोग बोलेंगे ऑथराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग। और इसको भी ऑप्शन दिया गया है किस चीज का, डेफर्ड पेमेंट का। बस ये जो एंटिटी का नाम है वो आपके नोट्स में नहीं है, आप ऐड कर लो, बस इतना ही है सर। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं कि आप नॉर्मली वंस द कस्टम चेक एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी इज कंप्लीटेड, द कस्टम ऑफिसर अलाउ क्लियरेंस ऑफ गुड्स। Section 47 provides that where the proper officer is satisfied that the goods entered for home consumption are not prohibited goods, an appropriate duty and other charges are, जो भी पेबल है वो ऑलरेडी आपने पे कर दिया है, तो आपको ऑर्डर मिल जाता है क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन का। जनरली ये जो ऑर्डर मिलता है वो अब किसके थ्रू मिलता है, CAS के थ्रू, कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क इवैल्यूएशन थ्रू एप्रोप्रिएट सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। ये भी क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है। उसके अलावा कुछ क्लास ऑफ इंपोर्टर्स को डेफर्ड पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, क्लास में आपको इसके बारे में बताया हुआ है, एक ये नया ऐड हो गया, ठीक है सर। और फिर यहां पर बोल रहा है कि क्लियरेंस के लिए
जो ऑर्डर मिलता है उसको पॉपुलरली क्या नाम देते हैं? पास आउट ऑफ कस्टम्स चार्ज ऑर्डर, जिसको आप है ना दिखा के कस्टोडियन से गुड्स को आप क्या करते हैं? फ्री करवा लेते हैं। तो वो प्रोसेस है यहाँ पे। ठीक, अब थोड़ा सा और यहाँ पे ध्यान दो, ये चीज आपके मेन बुक नोट्स में नहीं है और ये एग्जाम के लिए आपको तैयार करना है, और इसमें इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में गलती भी है। अब वो गलती इंस्टीट्यूट ने जो गलत डेटा दे रखा है वही फॉलो करना है, या जो मैं पढ़ा रहा हूं वो फॉलो करना है, वो तुम इंस्टीट्यूट को ईमेल करो। यहां बच्चे मुझे बोलेंगे आप मैसेज करके कि सर इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का अमाउंट यूज करूं या आप जो पढ़ाएं, तो सर वो इंस्टीट्यूट को मेल करो कि आप एक बहुत पुराना एक नोटिफिकेशन को मेंशन कर रखे हैं स्टडी मटेरियल में, जिसमें फिगर 1 लाख की मेंशन है। ये फिगर रिवाइज हो चुकी है 10,000 रुपए में। लेटेस्ट नोटिफिकेशन नंबर मैंने दे रखा है। सर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में अभी भी पुरानी फिगर चल रही है, आई थिंक 2012 की। उसके बाद गवर्नमेंट ने इस अमाउंट को रिवाइज कर दिया है, 1 लाख की जगह 10,000। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, एग्जाम में 10,000 ही सही रहेगा, लेकिन अब ऑनलाइन एग्जाम है, इंस्टीट्यूट कहती है हमारे स्टडी मटेरियल के फॉर्मेट को फॉलो करो, तो अब इंस्टीट्यूट को ईमेल करके आप कंफर्म कर लेना। मैं इसमें अब कुछ नहीं कह सकता। सर ये चीज मुझे डाउट थी, तो इसीलिए मैंने अपने स्टडी मटेरियल में नहीं मेंशन की थी, अब यहां इस अमेंडमेंट बुकलेट में मेंशन कर रहा हूं। क्या ई पेमेंट किसके किसके लिए मैंडेटरी है? कस्टम में। सर जीएसटी में भी हम लोग पढ़ते हैं ई पेमेंट के बारे में, वहां पे 4-5 मार्क्स के बारे में हम लोग पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में पढ़ते हैं, ओवर द काउंटर पेमेंट कब कब अलाउड है। ठीक, जहां तक मुझे याद आ रहा है वहां भी 10,000 रुपए की लिमिट है। बाकी जीएसटी में आप पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में देख लेना। कस्टम में सर ई पेमेंट ऑफ कस्टम का ऑप्शन है और मैंडेटरी सभी के लिए नहीं है। अब किसके किसके लिए है? तो बोलता है इंपोर्टर्स जो रजिस्टर्ड हो किस कैटेगरी में? ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम की कैटेगरी में रजिस्टर्ड है, उनको ई पेमेंट ही करना है कस्टम ड्यूटी का। उसके अलावा वो सभी इंपोर्टर्स जिनके बिल ऑफ एंट्री पर कस्टम ड्यूटी पेमेंट की लायबिलिटी कितनी आ रही है? 10,000 और मोर, यानी आपने इंपोर्ट करना है, बिल ऑफ एंट्री फाइल की और ड्यूटी आपकी 5,000 रुपए आ रही है, आप उसको ई पेमेंट करो या बैंक में लाइन लग के पेमेंट करो, कैश पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने बिल ऑफ एंट्री जो फाइल की है क्लियरेंस के लिए, उस पे कस्टम ड्यूटी की लायबिलिटी 10,000 और मोर आ रही है, तो आपको ई पेमेंट करना मैंडेटरी है। नोटिफिकेशन नंबर मैंने यहां लिखा हुआ है 2017 का। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में साफ साफ मैंने लिख दिया है, इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल एज ए रॉन्ग रेफरेंस ऑफ वेरी ओल्ड नोटिफिकेशन। कोई अराउंड 2011-12 के नोटिफिकेशन का रेफरेंस है इंस्टीट्यूट की बुक में, ठीक है, और वहां लिमिट लिखी हुई है 1 लाख की, होनी कितनी चाहिए? 10,000 रुपए की। अब आप बोलोगे सर हम क्या लिख के आए एग्जाम में, तो इंस्टीट्यूट को बोलती है ना इंस्टीट्यूट ईमेल करो, आप इंस्टीट्यूट के वो जो ईमेल आईडी दिए हुए हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज के प्रेसिडेंट सर के, वहां पे आप ईमेल करो, सर ई पेमेंट मैंडेटरी एज पर दिस नोटिफिकेशन 10,000 रुपए और मोर की लायबिलिटी पर आपका ई पेमेंट मैंडेटरी है। स्टडी मैट में 1 लाख की फिगर दी हुई है। आप स्टडी मैट के पेज नंबर का रेफरेंस देके ईमेल लिख देना, साथ में ये नोटिफिकेशन नंबर कोट कर देना और पूछ लेना कि सर मैं 1 लाख लिख के आऊं तो मार्क्स मिलेंगे या 10,000 लिख के आऊं तो मार्क्स मिलेंगे। 10,000 की फिगर स्टडी मैट में नहीं मिल रही है, सर्च कर लेना पीडीएफ डाउनलोड करके स्टडी मैट को, है ना। सर बोर्ड हैज सेट अप अ डेडिकेटेड पेमेंट गेटवे कॉल्ड आइस गेट, मैंने कस्टम की शुरू की क्लास में इसके बारे में बता भी रखा है, थ्रू विच द पेमेंट्स आर टू बी मेड। सर और जब आप आइस गेट के थ्रू पेमेंट करते हैं ई पेमेंट, तो आपको प्रूफ ऑफ पेमेंट की कॉपी भी दिखाने की जरूरत नहीं होती है, कस्टम्स डिपार्टमेंट में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है कि हाँ आपने पेमेंट कर दी है। जब आप कस्टम क्लियरेंस लेते हैं इस पोर्टल के थ्रू, तो पे कर दो, उनको अपने आप नोटिफाई हो जाएगा कि आपने पेमेंट कर दिया। और आइस गेट के बारे में तो मैंने काफी कुछ स्टार्टिंग की क्लास में बताया हुआ है। सर इस अमेंडमेंट की बुकलेट में जैसे ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन स्टडी मटेरियल में मेरी जो बुक मैंने आपको दी है 5th एडिशन की, वो कहीं भी नहीं है, तो मैंने यहां से आपको बता दिया। ये वाले पोर्शन में सब कुछ आपके स्टडी मैट में दिया हुआ है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, खाली एक नाम आपको ऐड करना है, क्या? ऑथराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग। मैंने आपको पेज नंबर का रेफरेंस दे दिया है,
यहां पर 1.16 में ऐड कर लेना यहां पे, ठीक। अच्छा, ई पेमेंट मैंडेटरी है किसके लिए, यहां लिखा हुआ है सर ई पेमेंट मैंडेटरी है किसके लिए, इसी पर्सन के लिए, कौन आपका ये जो डेफर्ड पेमेंट आपका ऑप्शन किसको मिल रहा है, किसको, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर को। तो आप यहां से अमेंडमेंट के नोट से रेफर कर लेना, जो ई पेमेंट की बात हो रही है कि किसको सर, एक तो डेफर्ड पेमेंट का जिसको ऑप्शन मिल रहा है उसके लिए ई पेमेंट, एलिजिबल इंपोर्टर कौन, जो उसको डेफर्ड का ऑप्शन मिल रहा है उसको ई पेमेंट करना जरूरी है, प्लस कौन, जो मैंने अभी बताया कि अगर आपकी लायबिलिटी 10,000 और मोर है पर बिल ऑफ एंट्री तो आपको भी ई पेमेंट करना मैंडेटरी है। पुरानी लिमिट थी 1 लाख, नई लिमिट 2017 की है 10,000। सर यहां थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 1.8 पे, इसमें आप वो नाम बढ़ा देना, कौन, पब्लिक ऑथराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग, ये नाम बढ़ा देना, बस आपका काम हो जाएगा। अब आप कस्टम की अमेंडमेंट बुकलेट पेज नंबर 2 पे, कस्टम की अमेंडमेंट बुकलेट पेज नंबर 2 पे एक और मैंने यहां पर पॉइंट दिया हुआ है, मार्केट में अमेंडमेंट्स की बुकलेट में ये पॉइंट आ रहा है। कुछ बच्चों ने मुझसे सवाल पूछ लिया यहां पर मैसेज के थ्रू कि सर आपने ये अपने नोट्स में कवर नहीं किया है, क्यों। कस्टम की अमेंडमेंट्स बुकलेट मार्केट में घूम रही है काफी सारे कोचिंग सेंटर और फैकल्टीज की, तो अब बच्चों ने इसके बारे में पूछा कि सर ड्यूरेबल कंटेनर्स के इंपोर्ट पर कुछ एग्जम्पशन है कस्टम ड्यूटी का, आपने कवर नहीं किया है। तो मैंने यहां लिख दिया है कि बेटा सीएमए स्टूडेंट दिसंबर 2021 एग्जामिनी, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इसीलिए हमने कवर नहीं किया। सीबीआईसी की सर्कुलर इशू हो रखी है कब, 20 नवंबर 2020 को। बच्चों ने कहीं कहीं दोस्तों से पढ़ा, मार्केट में नोट्स, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, नोट सर्कुलेट हो गए, वहां पढ़ा। अब बच्चों ने मुझे मैसेज कर दिया, तो मैंने इसलिए यहां पर लिख दिया है कि भाई ये आपके एग्जाम के लिए नहीं है, अगर सीए के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो पढ़ने दो। देखो कस्टम सीए में इंटर में है, कस्टम सीए में फाइनल में है, दोनों को ये नहीं पढ़ना है, और उधर सीए फाइनल के स्टूडेंट्स ये पढ़ रहे हैं तो उन्हें पढ़ने दो, हमें नहीं पढ़ना है। बोला सर है क्या ये, सर वो जिस कंटेनर में आपका सामान आता है, वो जो कंटेनर होते हैं शिपमेंट, जो बड़े बड़े शिपमेंट और कंटेनर जो बाहर से आते हैं जिसके अंदर आपका सामान आता है, तो उस कंटेनर पे आपको ड्यूटी नहीं पे करनी है, उस कंटेनर के अंदर के सामान पर आपको ड्यूटी पे करनी है। वही दे रखा है कि भाई क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अवेलमेंट ऑफ एग्जम्पशन ऑन टेम्पररी इंपोर्ट ऑफ ड्यूरेबल कंटेनर्स, वो कंटेनर जो ड्यूरेबल है, आप जो कंटेनर में सामान लेके आए हो वो कंटेनर अब वापस इंडिया के बाहर जा सकता है, उसके अंदर दूसरा सामान वापस आ सकता है। वो उस बॉक्स की बात कर रहे हैं, जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं कंसाइनमेंट जो बाहर से आते हैं, और बड़े बड़े जो बॉक्स होते हैं ड्यूरेबल, आया माल अनलोड हो गया, वो कंटेनर खाली या दूसरा माल स्टफ होकर वापस चला गया, तो वही कह रहा है कि अगर वो 6 महीने के अंदर, जिस दिन वो कंटेनर आया और उसके 6 महीने के अंदर कंटेनर वापस चला गया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंपोर्टर मेंटेन कर रहा है, तो उसको ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। सर सीएमए के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने यहां साफ साफ मेंशन कर दिया है। मैं मेंशन करता भी नहीं ये सब चीज, ये मैं देता ही नहीं सिलेबस में, लेकिन वो है ना कुछ बच्चे मैसेज कर दिए मुझे कि सर आपने ड्यूरेबल कंटेनर्स की टैक्सेबिलिटी के बारे में क्लास में नहीं पढ़ाया, नोट्स में नहीं पढ़ाया, सुना है ये रिसेंट कोई सर्कुलर आया है नवंबर 2020 में, है आपके सामने है, लिख भी दिया नॉट इन सिलेबस, और एक तरह से पढ़ा भी दिया, क्या जो कंटेनर्स ड्यूरेबल इन नेचर के होंगे आने दो, लेकिन चले जाए तो उस पर आपको ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। कितने दिन के अंदर चला जाए, 6 महीने के अंदर, ठीक, और तुम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेंटेन करोगे, और तब तक के लिए तुमको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कि भाई अगर ये कंटेनर 6 महीने के अंदर नहीं गया इंडिया से बाहर वापस, तो हम इस पे ड्यूटी पे करेंगे। बहुत सिंपल सी चीज है, बट आपके सिलेबस में न तो ये नोटिफिकेशन है, तो जब ये नोटिफिकेशन ही आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ड्यूरेबल कंटेनर्स की टैक्सेबिलिटी आपको नहीं पढ़नी है, तो ये सर्कुलर क्या पढ़ाऊं। ठीक है, इस अमेंडमेंट्स को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यूट्यूब पे आप इस अमेंडमेंट को देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, तो वहां पर आपको और भी अमेंडमेंट्स के लिंक्स आपको मिलेंगे, ये अमेंडमेंट की बुकलेट भी आपको मिल जाएगी।
जिसमें आपके एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं सीएमए एग्जाम्स के लिए वो मेंशन रहेंगे, और हर अमेंडमेंट के बाद यूट्यूब का लिंक भी मेंशन रहेगा। जैसे अभी इसके सामने यूट्यूब लिंक आप नहीं देख रहे हैं ना, लेकिन ये अमेंडमेंट की बुकलेट जब टेलीग्राम चैनल पे जाएगी तो इसके नीचे यूट्यूब का लिंक होगा। आप पढ़ने से नहीं समझ पा रहे हो तो यूट्यूब लिंक क्लिक करके देख लेना, सिंपल। ठीक, तो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर 2 कस्टम अमेंडमेंट बुकलेट हमने कवर कर लिया। एक एग्जाम के लिए ये ध्यान रखना कि ई पेमेंट किसके लिए मैंडेटरी है और डेफर्ड पेमेंट का ऑप्शन किसको किसको मिलता है। प्लस अपनी बुक का इस क्वेश्चन को तैयार जरूर अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन की तैयारी करोगे तो अपने आप इस पॉइंट्स की तैयारी हो जाएगी, और ये एग्जाम के लिए 4-5 मार्क्स जितना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। मैंने क्लास में पढ़ाते समय कहा भी है, ये पैटर्न का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपके एग्जाम में ये 4-5 मार्क्स तक का इंपॉर्टेंट पैटर्न रहेगा। सीए फाइनल आरटीपी का क्वेश्चन मैंने लिया है। दिस इज सेम सिलेबस फॉर सीए, ये सबके सिलेबस में है, चाहे सीए फाइनल की बात करें, सीएमए इंटर की बात करें या सीएमए फाइनल की बात करें। ये जो टॉपिक अभी मैंने कवर किया पिछले 15-20 मिनट में, ये तीनों को ही पढ़ना है, चाहे सीए फाइनल हो, सीएमए फाइनल हो या सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स हो। चलिए।